ब्रिटिश आर्थिक नीतियों में भू राजस्व बंदोबस्त, कृषि का वाणिज्यकरण, उद्योगों का पतन, आधुनिक उद्योगों का विकास, परिवहन और रेलवे का विकास, धन का दोहन, उपनिवेशवाद के 3 चरण और ब्रिटिश काल में अकाल शामिल थे। भू राजस्व बंदोबस्त के तहत प्रारंभिक अनुभव, जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त आए। प्रारंभिक अनुभव और प्रयोग के दौरान 1757 में कंपनी को 24 परगना की जमींदारी मिली। 1760 में वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी प्राप्त हुई। 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार मिला। 1757 में भू राजस्व वसूली का अधिकार 5 वर्षों के लिए नीलाम किया गया। 1757 से प्रतिवर्ष भू राजस्व वसूली के अधिकार को नीलाम किया जाने लगा। 1790 में 10 वर्षों के लिए भू राजस्व वसूली के अधिकार को नीलाम किया गया और 1793 में इसे स्थायी कर दिया गया। स्थायी या जमींदारी बंदोबस्त 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया और यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस के कुछ भागों पर लागू हुआ। इस बंदोबस्त की विशेषताओं में बंदोबस्त के अंतर्गत समस्त भूमि का मालिक जमींदारों को माना गया। मालिकाना हक को वंशानुगत और हस्तांतरणीय बनाया गया। मालिकाना हक के साथ यह शर्त भी लगाई गई कि जब तक जमींदार निर्धारित तिथि पर सूर्यास्त से पूर्व नियत राजस्व जमा कराते रहेंगे तब तक उनका मालिकाना हक बना रहेगा, अन्यथा सरकार जमींदारी अधिकार छीन लेगी। मूल कानून में यह प्रावधान था कि जमींदारों और किसानों के बीच भी भू राजस्व को लेकर समझौते होंगे, लेकिन इन प्रावधानों में संशोधन किया गया और किसानों को जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया। भू राजस्व का निर्धारण प्रारंभिक अनुभवों के आधार पर और मनमाने तरीके से भी किया गया। सरकार को भू राजस्व की अदायगी जमींदारों के द्वारा करनी होती थी और जो राजस्व निर्धारित हुआ उसका 10 और 11वां हिस्सा सरकार को देना होता था और 1 हिस्सा जमींदारों के पास रह जाता था। निर्धारित भू राजस्व में सरकार कोई भी संशोधन नहीं करेगी, अर्थात इसकी प्रकृति स्थायी थी। प्राकृतिक आपदा के दौरान सरकार जमींदारों से भू राजस्व वसूलती थी, अर्थात राहत का कोई प्रावधान नहीं था। स्थायी बंदोबस्त लागू किए जाने के कारणों में सरकार का यह दृष्टिकोण था कि इसे लागू करने का मुख्य उद्देश्य कृषि का विकास था, क्योंकि जमींदारों से संग्रह किए जाने वाला राजस्व स्थायी कर दिया गया था जिससे वे कृषि के विकास में रुचि लें। यह आंशिक रूप से सत्य है, क्योंकि जमींदारों से भी अत्यधिक राशि वसूली गई और प्राकृतिक आपदा में भी कोई राहत नहीं दी गई तथा किसानों को जमींदारों की दया पर छोड़ा गया। वास्तविक कारण पैसे की आवश्यकता थी जिससे भारतीय उत्पादों को खरीदा जा सके और भारत में होने वाले सैन्य और प्रशासनिक व्यय का निर्वहन किया जा सके। एक अन्य महत्वपूर्ण कारण आय की स्थिरता को बनाए रखना था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के सामाजिक आधार को मजबूत करना और एक ऐसा राजनैतिक सहयोगी तैयार करना था जो भारत में अंग्रेजों को बनाए रखने के लिए पूरी ऊर्जा लगा दे। स्थायी बंदोबस्त के प्रभावों में सरकार पर प्रभाव देखें तो जिन वास्तविक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर सरकार ने इसे लागू किया उनमें सरकार को सफलता मिली, जैसे आय की स्थिरता और राजनैतिक सहयोगी की आवश्यकता। हालांकि इस बंदोबस्त के कारण आर्थिक और राजनैतिक मोर्चे पर सरकार को कुछ नुकसान भी हुआ, जैसे स्थायी बंदोबस्त के कारण भविष्य में आय में वृद्धि की संभावना नहीं रही और बंदोबस्त के कारण किसानों में व्यापक असंतोष हुआ, जो आगे चलकर अंग्रेजों के विरोध का महत्वपूर्ण कारण बना। जमींदारों पर प्रभाव में भू राजस्व वसूली की कठोर शर्तों के कारण प्रारंभ में जमींदारों को भी कठिनाइयां हुई और सरकार ने बड़ी संख्या में जमींदारी अधिकारों को छीना, लेकिन यह जमींदारों के लिए अत्यधिक ही लाभदायक था। इससे जमींदारों की आय बढ़ी और सरकार से नजदीकी संबंधों के कारण धीरे धीरे जमींदारों की राजनैतिक और सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ी। किसानों पर प्रभाव में भूमि पर मालिकाना हक छीन जाने के कारण सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। मालिकाना हक छीन जाने, सामुदायिक संपत्ति पर जमींदारों के नियंत्रण, किसानों को जमींदारों की दया पर छोड़े जाने और प्राकृतिक आपदा में राहत का प्रावधान न होने के कारण किसानों की आय बुरी तरह से प्रभावित हुई। किसानों को महाजनों से कर्ज लेना पड़ा और महाजनों की चालाकी के कारण कर्ज से निकलना किसानों के लिए मुश्किल था। पुलिस प्रशासन और न्यायिक प्रक्रिया पर शोषक वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिससे भी किसानों की दशा दयनीय हुई। इस बंदोबस्त के अंतर्गत अनुपस्थित जमींदारों की संख्या बढ़ी, बिचौलिए और भूमिहीन श्रमिकों की संख्या भी बढ़ी और बंदोबस्त के साथ साथ पुलिस व न्यायिक प्रशासन के कारण ग्रामीण समुदाय कमजोर हुआ। रैयतवाड़ी बंदोबस्त सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में 12 महल क्षेत्र में कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा प्रायोगिक रूप से लागू किया गया। 1820 के दशक में
थॉमस मुनरो और एलिफिंस्टन के कार्यकाल में क्रमशः मद्रास और बॉम्बे प्रांत में इसे लागू किया गया। इस बंदोबस्त की विशेषताओं में इस बंदोबस्त के अंतर्गत जिन रैयतों या किसानों का भूमि पर मालिकाना हक था वह बना रहा। मालिकाना हक को वंशानुगत और हस्तांतरणीय बनाया गया। जमींदारी बंदोबस्त की तरह यहां भी मालिकाना हक शर्तों के अधीन था। समय पर भूराजस्व अदा न करने की स्थिति में सरकार के द्वारा मालिकाना हक छीन लिया जाता था। इस बंदोबस्त के अंतर्गत भूमि का वर्गीकरण और सर्वेक्षण किए जाने का प्रावधान था। भूराजस्व के लिए सैद्धांतिक रूप से यह प्रावधान था कि कुल उपज में से लागत को निकालने के पश्चात जो बचता था सरकार उसमें 50% से अधिक नहीं वसूलेगी। लेकिन व्यवहार में इससे अधिक ही वसूला गया। रैयतों के द्वारा सरकार को प्रत्यक्ष तौर पर भूराजस्व की अदायगी करनी होती थी और भूराजस्व के पुनर्निर्धारण का प्रावधान 30 वर्षों के अंतराल पर होता था। सैद्धांतिक तौर पर प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत का प्रावधान था। रैयतवारी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया? इसके लिए सरकार का यह दृष्टिकोण है कि इस क्षेत्र में जमींदार नहीं थे और टीपू सुल्तान ने भी किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया था। यह आंशिक रूप से सत्य है। वास्तविक कारण स्थायी बंदोबस्त से होने वाला आर्थिक नुकसान था, आय में वृद्धि करना था। ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के कारण भारत को बाजार और कच्चे माल के स्रोत के रूप में स्थापित करना था और ब्रिटेन में उपयोगितावादी विचारधारा का बढ़ता प्रभाव था जो जमींदारी बंदोबस्त के विरुद्ध था। रैयतवारी बंदोबस्त के प्रभावों में सरकार पर प्रभाव देखें तो जिन मुख्य उद्देश्यों को ध्यान में रखकर इसे लागू किया गया उसमें सरकार को अधिक सफलता मिली। हालांकि भूराजस्व निर्धारण और वसूली के लिए अधिक अधिकारियों की आवश्यकता हुई। इससे सरकारी खर्चों में वृद्धि हुई और भूराजस्व के अत्यधिक दबाव के कारण किसानों में असंतोष बना रहा, जो ब्रिटिश विरोधी भावनाओं के उदय का महत्वपूर्ण कारण बना। किसानों पर प्रभाव में जमींदारी बंदोबस्त की तुलना में किसानों की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर थी, क्योंकि भूमि पर उनका मालिकाना हक बना रहा और मुख्य रूप से बड़े और मध्यम श्रेणी के किसानों की आर्थिक स्थिति भी बेहतर थी। अपेक्षाकृत छोटे किसानों की स्थिति जमींदारी बंदोबस्त के समान ही थी, जैसे करों का बोझ, कर्जों का बोझ और आय में गिरावट आदि। अगले वर्ग में महालवाड़ी बंदोबस्त और कृषि का वाणिज्यकरण विषय होंगे।